हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। लाइफ प्रोसेस से 5 प्रोसेस क्या करना, लाइफ प्रोसेस, इसको अच्छे से समझना लाइफ प्रोसेस को। वो क्या रहा है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग को हर एक फंक्शन करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स चाहिए ना, अलग अलग सिस्टम चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे स्टोमक है, फूड है, ये फूड कहाँ चला जाएगा, ये फूड सबसे पहले गया स्टोमक में, ये फूड कहाँ गया, ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर रहा है, फूड ट्रेवल कर रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होता है उसको जिंदा रहने के लिए। तो ये एनर्जी आएगा कहाँ से, ये एनर्जी आएगा फूड से। अब ये फूड हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे देगा, इसका मतलब कोई ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में हो जो फूड से क्या करे, एनर्जी निकाले। कैसे एनर्जी निकालेगा, अब फूड अभी मेरा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फूड जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स है, ये फूड अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इससे एनर्जी बाहर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इस फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, इस फूड को सबसे पहले सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो ये फूड सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगा। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे के सारे फूड लिक्विड फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, ये फूड चला जाएगा लिक्विड फॉर्म में चला गया। इसका मतलब फूड का जो ब्रेकिंग डाउन हुआ वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ। तो हमारे बॉडी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो क्या परफॉर्म कर सके, न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सके, है ना। हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सके। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए न्यूट्रिशन को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, ये लिक्विड फूड बर्न होगा सेल में, बर्न कहाँ होगा, अब इस फूड, ये फूड अभी मेरा स्टोमक में है, इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फूड कहाँ है, ये फूड मेरा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पड़ा हुआ। अब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ये फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब। कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। क्योंकि ये जो फूड है लिक्विड स्टेट में, ये फूड मेरा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनर्जी कहाँ चाहिए, एनर्जी एक सेल को चाहिए, एनर्जी एक सेल को चाहिए। इसका मतलब इस फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल तक ले जाने के लिए भी क्या होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। समझ गए बात यहाँ तक। तो ब्लड क्या करेगा, सारे फूड को एब्जॉर्ब किया, देखो फूड था डाइजेस्टिव सिस्टम में, न्यूट्रिशन का परफॉर्म कर दिया वो, अब इस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, इस प्रोसेस बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया ये। अब ये ब्लड ये सारे फूड को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके चला जाएगा, सेल तक लेके चला जाएगा। इसका मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम चाहिए हमको जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके, जो ट्रांसपोर्टेशन का, ये फूड मान लो सेल में पहुंच गया, ये फूड हमारे बॉडी के सेल में पहुंच गया, तो सेल तक फूड को कौन लेके गया, ब्लड लेके गया, सेल तक फूड को ब्लड लेके गया। अब जो रिस्पिरेशन होगा किसके प्रेजेंस में होगा, फूड का जो रिस्पिरेशन होगा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और ऑक्सीजन तो मेरा लंग्स में है, ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी के लंग्स में है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन को भी ब्लड सेल तक लेके आना पड़ेगा, कौन लेके आएगा, ब्लड ही लेके आएगा। तो हर एक सिस्टम चाहिए ना सब सारा कुछ परफॉर्म करने के लिए। अब ये फूड का यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग होगा, फूड बर्न करेगा, इस प्रोसेस में क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। एक लाइफ प्रोसेस, देखो 3 लाइफ प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। पहला कौन सा हुआ, हमको एनर्जी चाहिए था,
एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलेगा फूड से। ये फूड एनर्जी के लिए, फूड से हमको एनर्जी चाहिए, ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, फूड का ब्रेकिंग डाउन होगा, है ना, सिंपल सब्सटेंसेस में आ जाएगा, जिसको बोला था न्यूट्रिशन। अब फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में लिक्विड फॉर्म में है, ये सारा फूड एब्जॉर्ब होगा ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और ये चले जाएगा हमारे सेल में, जिसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर अब ये फूड जो हमारे सेल में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, समझ गए बात। ये बर्निंग ऑफ फूड को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। 3 प्रोसेस हुआ। अब देखो ध्यान से, ये जो सेल है, इस सेल में बहुत कुछ बना होगा। इस सेल में जब रेस्पिरेशन हुआ होगा तो बहुत कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा? बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बना। क्या बना होगा? वेस्ट प्रोडक्ट बना होगा। इस वेस्ट प्रोडक्ट को, जो मेरा यूरिया वाला वेस्ट है, इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? किडनी तक। अब ये किडनी, यहाँ पे किडनी सारे वेस्ट को फिल्टर करेगा। ये कौन सा प्रोसेस? एक्सक्रीशन हुआ। तो देखो सारे प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा प्रोसेस? हमको चाहिए था एनर्जी, हमको चाहिए था एनर्जी, एनर्जी के लिए हम फूड को खाए, फूड को खाए, ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोले? न्यूट्रिशन। अब ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से चला गया ब्लड में, जिसको एब्जॉर्प्शन बोले। एब्जॉर्प्शन से हमारे बॉडी ऐसा सिस्टम चाहिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को सेल तक लेके जाए, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन को सेल तक लेके आए, ये ट्रांसपोर्टेशन है। अब सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को खींच के कहाँ लेके जाए? ये सारे वेस्ट को खींच के कहाँ तक लेके जाए? किडनी तक लेके जाए। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। इसका मतलब ये सारे जो प्रोसेस है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा प्रोसेस हो गया? तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसी तरह से फिर एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेस के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए ये जो मेन प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। इसी लाइफ प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ते। चलो स्लाइड के थ्रू सारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए ना? पूरा प्रोसेस में क्या हो, एक बार फिर से समझ लो। फूड था, फूड क्यों लिए? एनर्जी। हमारे बॉडी को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी के लिए फूड को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। फूड को तोड़े, फिर उस फूड को सेल तक पहुंचा। इसका मतलब ये सारे चीज करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए? कोई मेंटेनेंस जॉब करने वाला चीज होना चाहिए। ये सब जॉब को करने वाला कोई होना चाहिए ना, इसी को बोला था लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हाउ, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ टू नो इफ समथिंग इज अलाइव और नॉट। कुछ जिंदा है या नहीं कैसे पता चलेगा? कोई चीज लिविंग है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। अगर कोई चीज मूवमेंट कर रहा है तो वो जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स एग्जीबिशन मूवमेंट विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस। बिना बाहर के सहारे के मूवमेंट करता है। मूवमेंट इंक्लूड्स बोथ विजिबल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लेस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट विद इन द सेल एंड टिश्यू। कुछ ऐसा मूवमेंट होगा जो तुमको दिखेगा, जैसे एक हिरन है, जंगल में चढ़ते चढ़ते एक कोना से दूसरे कोना चला जाता है, जैसे हम आंख पलक झपकाते हैं, मूवमेंट हो रहा है। हार्ट बीट बीट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लंग्स है ना, मूवमेंट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट होता है जो सेल के अंदर होता है। ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रहा है, मिटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। ये सारा मूवमेंट है विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है? ये एसेंशियल है। तो लाइफ प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। लाइफ प्रोसेस आर फंडामेंटल प्रोसेसेस। कैसे प्रोसेस है ये? फंडामेंटल प्रोसेस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ फंडामेंटल प्रोसेसेस है। वो सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। इस चैप्टर में हम लोग 4 प्रोसेस के बारे में पढ़े। ये 4 प्रोसेस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद अपने एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया वो
रेस्पिरेशन का दिया, हाँ respiration, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन का दिया, transportation, then समझ गया ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक और है एक्सक्रिएशन। creation, जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ये सारे प्रोसेस फिर से वहां से एनसीईआरटी लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लाइफ प्रोसेस देखो क्या क्या इंक्लूड है इसमें। द बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में होता है फूड का ऑर्गेनिज्म जो है यूटिलाइज करना, फूड का क्या करना, यूटिलाइज करना। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर लाइफ प्रोसेस। दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को हम लोग रिलीज कराते हैं बॉडी में। द प्रोसेस इन विच फूड इज मेटाबोलाइज्ड इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन है कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर, जैसे सारे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है, उस ऑक्सीजन को हमको सेल तक पहुंचाना है, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो लंग्स से सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाए। हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन से उस फूड को सेल तक ले जाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, तो यही ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सब्सटेंसेस सच एज क्या क्या कैरी होता है, तो फूड कैरी होता है, ऑक्सीजन कैरी होता है, वाटर कैरी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कैरी होता है, हार्मोन्स कैरी होता है। अब एक्सक्रेशन, हमारा बॉडी जब इतना सारा फंक्शन करता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी वो बनाया होगा, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को भी एलिमिनेट करता है बॉडी। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देना, दैट इज एक्सक्रिएशन। जनरली यहाँ पे हम लोग एक्सक्रिएशन जो अपने किताब में पढ़ेंगे वो नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। तो न्यूट्रिशन सबसे पहला लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में सीखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, जो बेसिक प्रोसेस है, एनसीईआरटी बहुत कुछ नहीं है उसको ही पढ़ना। देखो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, फूड को लिया एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये सारा काम फूड हमारे बॉडी में करता है। फूड हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है, तो एक बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे उसका ग्रोथ होगा, तुमको खाना नहीं खिलाएंगे ग्रो कर पाओगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे डिजीज से बच पाएंगे। तो ये सारे फंक्शन हमारे बॉडी में, बॉडी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो फूड के थ्रू होता है, न्यूट्रिशन के थ्रू होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, अभी एनसीईआरटी का तो है नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस पर रहते जान लेते इसको। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल, लाइफ ऑन अर्थ रिलाइज ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हमारे बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल है वो कार्बन बेस्ड है। एंड मोस्ट फूड सोर्सेज आर कंपोज सच एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द प्राइमरी एक्सटर्नल रॉ मटेरियल नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। बाहर से जो हम लोग लेते हैं ये तीन चीज लेते हैं, फूड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं और एयर को। क्यों बोला कि फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फॉर्मूला क्या लेते हैं, C6H12O6, इसमें कार्बन है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी लाइन नहीं है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ें तो दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटरोट्रॉपिक। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, दो तरह के न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा काबिलियत है कि वो खुद से फूड बना लेगा, है ना, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में खुद से नहीं बना पाए। ऑर्गेनिज्म practicing autotrophic nutrition produce their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water, समझ गए। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करता है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जैसे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है,
ठीक है। ऑटोट्रॉप्स का सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रीन प्लांट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होगा, वो ऑटोट्रॉप्स होगा, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एयर वाटर का यूज करके करके फूड बना लेगा। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस टिपिकली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है और क्लोरोफिल भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है ग्रीन प्लांट्स है, ये ऑटोट्रॉप्स में आता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेनिंग देयर फूड either directly or indirectly from plant. Example heterotrophic organisms include animals, fungi, ये सब। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे एक गॉड, ये डायरेक्ट किसको खा लेगा? ग्रास को खा लेगा। तो ये डायरेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉप से डिपेंडेंट है। लेकिन एक लायन है, क्या है? तो लायन किसको खाएगा? गॉड को। लेकिन गॉड कैसे जिंदा है? घास खा के। घास नहीं रहेगा तो गॉड भी जिंदा नहीं रहेगा। चलो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में समझ लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना है? तो 3-4 न्यूट्रिशन पढ़ना है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। सेप्रोफैटिक, जो सरे गले से ले, कहाँ से ले? सेप्रोफैटिक है, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, तीनों बताते। सेप्रोफैटिक जो सरे गले है, कहाँ से ले? सरे गले चीज से अपने न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक जो दूसरे पे डिपेंड है और उसी के बॉडी पे है, उसी से रेडीमेड होगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसके न्यूट्रिशन में 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे स्टेप्स। सेप्रोफैटिक जो फंगस होता है, जो सरे गले चीज से अपने न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करता है। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सरे गले चीज अपना डाइजेस्टिव जूस छोड़ देता है और बॉडी के बाहर ही फूड डाइजेस्ट होता है, फिर उसको एब्जॉर्व कर लेता है। इसमें इस प्रोसेस में बॉडी के बाहर फूड डाइजेस्ट होता है। सेप्रोफैटिक ऑर्गेनिजम्स एक्वायर देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। दे ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल इंक्लूड्स मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का खास बात यह है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो मशरूम है अपने बॉडी से डाइजेस्टिव जूस छोड़ेगा डेड और डिकेइंग मैटर, और जब डाइजेस्ट होता है फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के बॉडी पे रहेगा और उसी का रेडीमेड खाना भी लेगा। बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है। जैसे इंसान के पेट में कृमि होता है, वर्म्स, हमारे पेट का खाना भी खाता है, वो हमारे बॉडी में रह भी रहा है। जैसे सर में जो लाइस होता है ना। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां से वो फूड ऑब्टेन करे उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोला जाता है। यही दिखाया गया है वेनम में। वेनम जो है एक पैरासाइट है और हीरो के बॉडी में एग्जिस्ट करता है, हीरो के लिए होस्ट हो जाएगा। इसके बॉडी में हाँ जो हीरो है वो होस्ट हो जाएगा विदाउट किलिंग देम। यहाँ पे लिखा विदाउट किलिंग देम, कभी कभी मार भी देता है उसको। एग्जाम्पल इंक्लूड्स पैरासाइटिक प्लांट लाइक कस्कुटा का नाम सुने होगा, 7 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। पैरासाइट लाइक टिक्स एंड लाइस एंड पैरासाइटिक वर्म्स लाइक राउंड वर्म एंड टेपवर्म। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में रेडीमेड फूड लेता है होस्ट के बॉडी से। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब देखो हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं जिसका न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स प्रैक्टिसिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन कंज्यूम्स फूड डायरेक्टली, डाइजेस्ट इट इंटरनली एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। जैसे फूड को डायरेक्टली लिया, इसको बोलेंगे इंजेशन। इंजेशन हुआ, इंजेशन हुआ, इंजेशन का इसका ब्रेक डाउन होगा जिसको बोलेंगे डाइजेशन। अब ये डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के जो फूड एब्जॉर्ब हो उसका एसिमिलेशन हो जाएगा और जो फूड हमारे पेट में बचा हुआ उसका
इजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। तो 3 तरह का हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। सेप्रोफैटिक सेरेगले से लेगा और बॉडी के आउटसाइड होगा डाइजेशन, और पैरासाइटिक में अंदर नहीं जाने बाहर नहीं सकता। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेगा दूसरे से। हाँ दूसरे से हाँ, अंदर नहीं ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक है, सिंपल सा बात है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से बना है। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से फूड बनाता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच plant creates food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The resulting food is typically in the form of carbohydrate. जब फूड बनता है तो फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? और फिर इसको स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म। बनता ग्लूकोज है, स्टोर किसके फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट। क्या होता है देखो, इस प्रोसेस में CO2 और H2O को लिया जाता है और बनता क्या है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये सब रॉ मटेरियल हो गया ना। फोटोसिंथेसिस के लिए सारे क्या है? रॉ मटेरियल्स। समझ गए? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये शुगर बना है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को याद कर लेना, रट ही जाना इसको। अगर इन 4 में से एक भी चीज नहीं रहा, इस 4 में से तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में इसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लो ध्यान से। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? 3 मेन स्टेप होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? ये कौन किया? वही स्टेप दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला ये स्टेप है। ठीक है, अब ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। लाइट एनर्जी को जैसे ये लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हमारे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट है वो H2O को लिया है, ये केमिकल एनर्जी इस H2O को स्प्लिट कर देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसमें? समझ गए? इस वाटर को तोड़ दिया, किसमें किसमें? H2O। इसी बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है? मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया क्लोरोफिल के द्वारा और उस सनलाइट को फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। जैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये किसमें टूट जाएगा? H2O। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ गए? दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप, अब हमारे पास CO2, क्या CO है? क्या है? CO2। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। देखो ध्यान से, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। किसका एडिशन हुआ है? हाइड्रोजन का। किसी भी चीज में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या बोला जाता है? रिडक्शन। इसका मतलब इस CO2 में किसको ऐड करना पड़ेगा? हाइड्रोजन। तभी क्या होगा? रिडक्शन होके क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। तो थर्ड स्टेप देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो 3 मेन स्टेप याद रहेगा।
पहला स्टेप, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप, दिस सनलाइट is converted into chemical energy and breaking down of water into hydrogen and oxygen, और यहीं पे ऑक्सीजन इस प्रोसेस से रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन। अब हमारे प्लांट के पास जो CO2 है, इस CO2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन कब होगा? जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन से बहुत सारे लंबे प्रोसेस के साथ ऐड होता है और यहाँ से C6H12O6 बनाता है। हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में, बोल सकते हैं क्या? देखो CO2 इज रिड्यूस्ड, CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में अगर लिख देगा स्टेटमेंट, इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। समझ के बाद ये 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, पूरा फोटोसिंथेसिस यहाँ समझ गए तुम। अब देखो क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल रिफर्स टू द ग्रीन पिगमेंट फाउंड ऑन द प्लांट्स लीफ। प्लांट का जो लीफ है, जो ग्रीन दिख रहा है, वो क्लोरोफिल है। व्हेन ऑब्जर्विंग अ लीफ क्रॉस सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप, वन कैन ऑब्जर्व सेल कंटेनिंग ग्रीन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। ये 9th क्लास में क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे, याद नहीं होगा तुमसे, या पढ़े होगे जहाँ पढ़े होगे। अब आते स्टोमेटा के बारे में पढ़ते। स्टोमेटा क्या होता है? तो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होता है इस तरह से 2 गार्ड सेल के बीच। किसके बीच में? तो इसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है। इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। ठीक है। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स फाउंड इन द लीव्स एज दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है? अगर ऑक्सीजन का जरूरत होगा तो स्टोमेटा से जाएगा, कोई गैस बाहर होगा तो स्टोमेटा से होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। ठीक है। देखो, और ये वाला जो सेल है, इस सेल को कौन सा सेल बोला जाता है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही स्टोमेटा को ओपन करता है और क्लोज करता है। कैसे करता है उसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में बहुत ज्यादा पानी मान लो आके भर गया, बहुत ज्यादा पानी आके भर गया, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगा? पूरा स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। जैसे स्वेल करेगा तो स्टोमेटा का ओपनिंग खुल जाएगा। जैसे इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा गया, स्टोमेटा बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्व कर लिया, पानी जैसे एब्जॉर्व करेगा गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा। स्वेल करेगा तो बीच का ओपनिंग ओपन हो जाएगा। फिर जब इसको बंद होना होता है तो पानी को क्या करता है? गार्ड सेल लूज कर देगा। जैसे पानी को लूज कर देगा इस तरीके का बन जाएगा गार्ड सेल, है ना, और ओपनिंग छोटा हो जाता है। तो मैकेनिज्म देखो, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल दे बिकम टर्जिड। टर्जिड मींस swelling, causing the stomatal pore to open. ठीक है। Conventionally, when the guard cell loses water, they become flaccid, जिसको shrink बोला जाता है, leading to the closure of the stomatal pore. तो कैसे में खुलता है, कैसे बंद होता है? तो सारा खेला वाटर का। वाटर अंदर जाएगा गार्ड सेल का, तो वाटर टर्जिट हो जाएगा, वाटर की वजह से स्वेल हो जाएगा, फिर पानी बाहर निकलता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? कौन सा? किसका स्ट्रक्चर है ये? स्टोमेटा नहीं, ये क्या बोलते हैं? थैलाकाइड। क्या पूरा स्ट्रक्चर किसका? हाँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। किसका स्ट्रक्चर है ये? क्लोरोप्लास्ट। हाँ। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये सब थैलाकोइड क्या है? ठीक है। और यहीं पे होता है क्लोरोफिल, ये थैलाकोइड्स में क्लोरोफिल होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक चीज यहाँ पे और समझ लो, ये वाला जो पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे निकला? लाइट के प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है? लाइट के एब्सेंस में ना, तो उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। तो कुछ ऐसा पार्ट है जो ग्राना में होता है, और कुछ ऐसा पार्ट है जो स्टोरमा में होता है। ठीक है।
ये जो पीला पीला पार्ट देख रहे हो, इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा, और इसको बोला जाता है ग्राना। ये सब क्या है? ग्राना, ग्राना। फैलाता है। तो ये सब ग्राना है। कुछ पार्ट ग्राना में होता है, रिएक्शन होता है, और कुछ रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। तो एक रिएक्शन डार्क रिएक्शन और एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा तो कैसे न्यूट्रिशन करता है? अमीबा अगर किसी फूड को देखता है, उसके तरफ अपने बॉडी का प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। जैसे प्रोजेक्शन बनाता है, इस प्रोजेक्शन को सीडोपोडिया बोला जाता है। कुछ देर बाद ये प्रोजेक्शन और बड़ा हो जाता है, और फूड पार्टिकल जैसे उसके अंदर आ जाता है, उस फूड पार्टिकल इंसर्कल कर लिया। इंसर्कल जैसे करेगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस आता है। डाइजेस्टिव जूस से ये सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और पूरे बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है। फिर जैसे जो वेस्ट पार्ट बच गया, फिर धीरे 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 सीडोपोडिया बनने से बाहर निकाल देता है। The process of nutrition in amoeba is known as phylogenetic nutrition, which involve the main steps. In ingestion कैसे करता है? सीडोपोडिया के थ्रू। अमीबा कैप्चर इट्स food by extending its cell membrane and forming pseudopodia which engulf the food particle. food particle को अंदर कर लिया, यहाँ पे यहाँ पे। जब अब डाइजेशन कैसे होगा? once the food particle is enclosed within a food vacuole, food vacuole के अंदर चला गया, अब इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस आएगा। Digestive enzymes are secreted into the vacuole. These enzymes help break down the food into simpler substances. इस enzymes की वजह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद एक ही सेल है, पूरे बॉडी में डिफ्यूज कर जाता है। आफ्टर डाइजेशन द डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म, पूरे डिफ्यूज हो जाता है। अब एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर देन यूटिलाइज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। एब्जॉर्ब फूड को जब हम लोग यूज करते हैं, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। इजेशन, फिर इजेशन में क्या होता है? देखो, इजेशन एनी अनडाइजेस्टेड और indigested material is expelled from the cell through cell membrane. This process allow amoeba to obtain its nutrition energy by consuming the macro. समझ गए बात? ये प्रोसेस यहाँ भी दिखा दिया, इस डायग्राम को कॉपी कर लेना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, प्लांट का न्यूट्रिशन सीख लिया। फोटो अभी जो हम लोग पढ़े, अच्छा एनसीईआरटी उसको पढ़ेंगे, यहाँ पर जितना पढ़ना पढ़ लो। The digestive system in human is complex, well-coordinated system that allow for the breaking down of food. ठीक है, क्या होता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो पार्ट है। ये वाला जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये देख रहे हो ट्यूब, ट्यूब देख रहे हो, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल है। और यहाँ पे लीवर देख रहे हो, पेनक्रियास देख रहे हो, और भी डाइजेस्टिव स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स है, इसको एसेसरी ग्लैंड्स बोला जाता है। तो दो चीज से बना, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स, ये दो चीज मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देख लो ध्यान से, पूरा प्रोसेस हम लोग समझ लेंगे। किसी फूड को मुंह में खाए, ये फूड थोड़ा चबाते हैं हम लोग, इस फूड को जब चबाते हैं तो हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा रिलीज होता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये फूड इस ओसोफेगस के द्वारा, कहाँ पे? ओसोफेगस के द्वारा स्टोमक में आ जाता है। इस स्टोमक में तीन मेन प्रोसेस होता है। तीन मेन प्रोसेस क्या क्या होता है? जो स्टोमक का वॉल है वो HCl रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है, और यहीं पर थोड़ा सा पेप्सिन का वर्क होता है। क्या होता है? पेप्सिन रिलीज होता है, जो प्रोटीन पे काम करता है। HCl का क्या काम है? HCl का काम है मीडियम को एसिडिक बना देना। HCl का काम है, क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है। म्यूकस का काम है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करना HCl से, नहीं तो HCl उसको पूरा डैमेज कर देगा, ठीक है। और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। अब इसको, अब जब यहाँ पे तीन काम हो गया, और यहाँ फूड का मैकेनिकल चर्निंग भी होता है,
स्टोमक का वॉल अंदर बाहर करता है, जिससे फूड में बहुत ज्यादा मोशन होता है, फूड टूट टूट जाता है। उसके उसके बाद ये फूड थोड़ा थोड़ा करके हमारे पेट के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन छोड़ता है, फिर पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। आधा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आधा स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्लाई होता है, विल्लाई फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशन। हियर इज ओवरव्यू ऑफ द की कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बक्कल कैविटी और माउथ। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ। दो तरीके का डाइजेशन होगा माउथ में। पहले फूड को दांत से हम लोग चबा चबा के छोटा करते हैं, तो फिजिकल डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, जिसको मेस्टिकेशन ऑफ फूड बोला जाएगा। टीथ हेल्प इन द मैकेनिकल digestion by breaking down food into smaller particles, while the tongue aids in mixing food with saliva. Salivary gland secretes saliva which contain enzyme called salivary amylase. Salivary amylase स्टार्च का डाइजेशन कर देता शुगर में, इसीलिए रोटी को जब हम लोग मुंह में बहुत देर तक चबाते हैं तो रोटी थोड़ा देर मीठा लगने लगता है। रोटी मीठा लगने का यही काम है कि रोटी में जो था स्टार्च, उस स्टार्च को सेलेवरी इमाइलेज, रोटी मीठा लगता है, रोटी मीठा लगने लगता है बहुत देर तक चबाना, नहीं लगता। बहुत देर तक चबाना चूरा या रोटी, वो मीठा लगने लगता है। मीठा लगने का रीजन यही है, जो सेलेवरी इमाइलेज है ना, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता शुगर में। अब यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो गया, मैकेनिकल डाइजेशन हो गया फूड का, मैकेनिकल ब्रेक डाउन, और जो थोड़ा मोड़ा स्टार्च था उसका ब्रेक डाउन हो गया शुगर में। अब यहाँ से फूड इंटर कर जाएगा हमारे ओसोफेगस में। ओसोफेगस का वॉल इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से, जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये फूड था, फूड यहाँ इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड नीचे भागेगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर नीचे भागेगा, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। हाँ, अब बक्कल कैविटी के बाद ओसोफेगस आल्सो नोन एज द फूड पाइप। ओसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है। Esophagus carries the chewed and partially digested food from mouth to the stomach. Esophagus में कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ से माउथ से फूड को ये लेके आता है स्टोमक तक। इसका इतना ही काम। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब हमारे ओसोफेगस का वॉल का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। रिदमिक, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स होगा। Rhythmic contraction of muscles help the food along the esophagus. बस ओसोफेगस का इतना ही काम है। जब फूड हमारे स्टोमक में इंटर करेगा, तीन काम यहाँ पे होगा। और 3 ग्लैंड का नाम भी दे दिया। चलो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का नाम देख लेते। 3 ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रिया। इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या क्या काम इसका। सेलिवरी ग्लैंड हमारे गले के पास पाया जाता है, ठीक है। ये फूड को मॉइस्ट कर देता है, फूड को सॉफ्ट बना देता है, जिससे फूड हमारे ओसोफेगस में आसानी से ट्रेवल कर सके। देखो, सलीवा मॉइस्टेंड फूड मेकिंग इट इजियर टू swallow. सलीवा कंटेन्स सेलिवरी इमाइलेज व्हिच बिगिंस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अगर कोई पूछेगा फूड का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो हमारा माउथ में ही स्टार्ट होता है। और खत्म कहाँ होता है, स्टार्च। डाइजेशन खत्म कहाँ होता है, कंप्लीट कहाँ होता है, तो डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसका काम है बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। और भी बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन न्यूट्रिशन में इतना ही समझना। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये लीवर है मेरा, ये गॉल ब्लैडर, यहीं पे बाइल स्टोर है। बाइल इज, गोल ब्लैडर का काम है कि बाइल को स्टोर करके रखना। मान लो बहुत सारा बाइल जूस का हमको जरूरत है, तुरंत तो लीवर बहुत सारा बाइल जूस नहीं बना लेगा, तो बाइल जूस इसलिए स्टोर रहता है। बाइल जूस का काम, अगर बाइल नहीं रहा तो नहीं रहेगा, तो फैट्स को डाइजेशन बहुत दिक्कत से कर पाएंगे हम लोग। जिसका पथरी होता है बाइल, उसका निकाल देता है, इसलिए उसको फैटी फूड खाने से मना कर दिया होता है। ये जो बाइल जूस है, ये यहाँ देखो, ये मेरे पेट का स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो यहीं से मेरा गॉल ब्लाडर का लाइन जुड़ा रहता है और यहीं से पेनक्रियाज भी जुड़ा रहता है, पेनक्रियाज भी यहाँ से हाँ। जुड़ा रहता है। तो लीवर का जो सिक्रेशन है वो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और पेनक्रियाज का भी सिक्रेशन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर बाइल जूस छोड़ेगा जो फैट को एमल्सिफाइड करेगा, पेनक्रियास का काम। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस छोड़ेगा, सब के बारे में पढ़ते हैं। रिलीज इनटू, देखो गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल Bile- इंटेस्टाइन टू एमल्सिफाइड फैट्स। गॉल ब्लैडर का कनेक्शन कहाँ से रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। allowing enzymes to break them into more effectively. pancreas, pancreas secretes pancreatic juice. तो pancreatic juice में बहुत सारा enzymes होता है। कौन कौन सा enzyme होता है देखो, Trypsin, pepsin, लाइक लाइपेज, lipase, ट्रिप्सिन, and क्या है? ये क्या लिखा है, कैमोट्रिप्सिन, विच प्ले एसेंशियल रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखो जिसमें एज लगा हुआ वो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, जिसमें इन लगा हुआ ट्रिप्सिन, Trypsin, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। protein को इमाइलेज, lipase, समझ के बाद किसका किसका डाइजेशन, फैट्स का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो तीनों ग्लैंड का समझ गए। पहला ग्लैंड था लीवर, liver, ये मेरा लीवर है ऐसे, salivary gland, मान लो ये इस तरीके से मेरा लीवर का स्ट्रक्चर, liver ऐसे होगी। इस तरीके से लीवर का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके होता है। चलो लीवर से यहाँ पर हाँ, ऐसा है। मेरे पास जुड़ा रहता है ऐसे, ऐसे कर देता हूँ। ऐसे रहता है मेरा गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है बाइल, और ये गॉल ब्लैडर का पाइप यहाँ पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। फिर तो लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, और ये बाइल जूस स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सीक्रेट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पेनक्रियास का पेनक्रियाज, ये मेरा मान लो ऐसे स्टोमक, कहाँ गया? इस तरह स्टोमक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे मान लो ये आया हुआ गॉल ब्लैडर का आया हुआ, फिर थोड़ा जाएगा यहाँ से मान लो मेरा पेनक्रियाज, फिर यहाँ से पेनक्रियाज वाला रहेगा ऐसे। तो दोनों का सीक्रेशन कहाँ पे आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। पेनक्रियाज का काम है पेनक्रियाटिक जूस निकालना, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड का काम है सलीवा निकालना। स्टोमक देखो, अब फूड हमारा ऑसोफेगस से फूड ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ये फूड आ जाएगा हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टोमक। ठीक है, यहाँ से हमारे बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट, यहाँ से और यहीं से पेनक्रियाज। चलो ये मेरा गॉल ब्लैडर है, इतना बड़ा, ये मेरा पेनक्रियाज है। गॉल ब्लैडर, स्टमक से बड़ा गॉल गॉल ब्लैडर क्या छोड़ेगा जी? बाइल जूस, ब्लैडर। पेनक्रियाज। तब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो स्टोमक में 3 काम होगा। स्टोमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट चर्न्स एंड मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसको बोलते हैं? HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस। और सारे ग्लैंड को मिला के गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ये सारे स्टोमक के वॉल पे होता है। स्टोमक का जो वॉल है यहीं से निकलता है सब कुछ, मतलब इसी यहाँ ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब ऐसा ऑर्गन, ऐसा बॉडी पार्ट जो किसी चीज को सीक्रेट करे। गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टोमक लाइनिंग सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, help in digestion of protein. The acidic environment in the stomach also kills harmful microorganisms. जो करता क्या क्या है, हमारा स्टोमक 3 चीज छोड़ा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। इन तीनों को एक साथ मिला के गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। और स्टोमक के वॉल पे जो ग्लैंड है यहाँ पे, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। जब ये गैस्ट्रिक जूस निकला तो गैस्ट्रिक जूस में 3 मेन चीज, HCl पूरे स्टोमक को एसिडिक बना देना,
म्यूकस का काम है पूरे वॉल को जाके कवर कर Protect. देना, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर देना। अब जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा तभी पेप्सिन काम कर पाएगा, नहीं तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को तभी तोड़ पाएगा जब स्टोमक का मीडियम Medium. एसिडिक हो जाए। अगर और ज्यादा एसिडिक हो गया तो ज्यादा एसिडिक नहीं, जितना एसिडिक जाए पेट उतना एसिडिक बनाएगा, अगर ज्यादा हो गया ज्यादा होगा तो फिर टेबलेट खाना पड़ेगा। और HCl दूसरा चीज जो फूड्स के साथ मैक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करता है उसको भी ये मारता है। समझ गए बात? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्टोमक में बहुत देर तक रहा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, फूड यहाँ पे क्या करता है बहुत अच्छे से मिक्स होता है और यहाँ पे पेस्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है? पेस्ट पेस्ट बन जाता है। पूरी मिलती हाँ, इसको काइम बोला जाता है। कायम यहाँ पेस्ट के फॉर्म में बन गया, इसको काइम बोला जाता है। अब ये काइम से स्टोमक से फूड धीरे धीरे क्या करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना स्टार्ट करता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर से भी आएगा जूस और पेनक्रियास से भी आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, देखो ना, where most of the digestion and absorption of nutrition occurs. It consists of 3 parts: duodenum, jejunum और ileum। ये याद नहीं रखना, एनसीईआरटी में नहीं है। Here bile from the liver स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास इंटर द duodenum। पहला वाला पार्ट जो क्या बताया, यही वाला पार्ट है ना। अगर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दें, इरेजर कैसा होगा? ये मान लेते कुछ देर के लिए मेरा स्टोमक है, मान लेते ऐसे क्या है, ये स्टोमक है। यहाँ से मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये गॉल ब्लैडर वाला पाइप जुड़ा, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और यहीं से पेनक्रियाटिक जूस वाला पाइप भी जुड़ा, पेनक्रियास वाला पाइप भी जुड़ा। तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आएगा वो भी इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आएगा वो भी इंटर करेगा। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता सिक्रीशन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास। समझ गए बात? तो इस वाले पार्ट को डोडेनम बोला जाता है। तो ये लिखा है बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास इंटर द डोडेनम। बाइल, अब दोनों अपना अपना काम करेगा। बाइल जूस का काम है एमल्सिफाइज द फैट्स, while pancreatic enzyme like lipase, trypsin and chymotrypsin break down fats। लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट्स को तोड़ेगा। ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। और ये कैमोट्रिप्सिन तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा। और हमारे डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में बहुत सारा ग्लैंड होता है, इस बहुत सारा ग्लैंड होता है जो क्या करता है लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है? जो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स को ये तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसिलोड, और प्रोटीन को तोड़ देता है एमाइनो एसिड्स में। ये कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से बहुत सारा ग्लैंड होता है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो जूस निकला, एंजाइम निकला, वो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड में और प्रोटीन को एमाइनो एसिड। ये सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन होने के बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मान लो हम वॉल को जूम कर देते हैं, क्या करते ऐसे जूम कर देते। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरीके का, इस तरीके क्या होता है जिसको विल्लाई बोला जाता है। इस विल्लाई में ब्लड वेसल्स का सप्लाई रहता है। क्या रहता है? इस तरीके का देखें, एक विल्लाई बना दिए, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स रहता है इस तरीके से। तो ब्लड वेसल्स क्या करेगा? फूड को यहाँ मान लिया बहुत सारा फूड आके अटैच,
तो फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके कहाँ लेके चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड तो बिल्लाई का काम एरिया बढ़ा देना, एरिया को बढ़ा देता बढ़ा। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हाफ पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसका का नाम है बिल्लाई। बिल्लाई का काम एरिया को बढ़ा दे। एक धागा मान लो ऐसे लगा दी, इतना में फुट लगा पाएंगे। अब इस धागा ऐसे कर दी, पूरे धागा में फुट लगे, देखो बड़ा एरिया। तो बिल्लाई का क्या काम है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे। तो जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, करेगा। तो जितना ज्यादा बिल्लाई रहेगा उतना ना एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। एक मान लो ऐसे इतना तो एरिया है, कितने में फूट पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, एरिया ऐसे कर दिया, हर हर जगह फूट जाके चिपकेगा, हर जगह एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ हर जगह। तो बढ़ा एरिया, एरिया बढ़ा, एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी होगा। देखो villi and macrovilli in the small intestine increase the surface area for efficient nutrition absorption. एक पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया, एक पार्ट छोड़ने दिया। अब जो फूड मेरे पास अनडाइजेस्टेड फूड, कौन सा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये फूड ट्रेवल कर जाएगा मेरे लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी विल्लाई होता है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और बाकी बचा फूड हमारे बॉडी के रेक्टम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फिर जब यहाँ पे रेक्टम में फूड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। तो थोड़ा एनसीईआरटी लाइन भी देख लेते हैं, कहाँ गया एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी हाँ है यहाँ, एनसीईआरटी लाइन देखो, एनसीईआरटी लाइन में क्या लिखा है, देखो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, इसको रहने दो, यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर से स्टार्ट है। यहाँ देखो, when we eat something our mouth waters, this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by salivary gland. Another aspect of food we ingest is complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into molecules. इसको absorb करने के लिए molecules से convert करना पड़ेगा। This is done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contain enzyme called salivary amylase that break down starch, which is complex molecule, to give simpler sugar. Starch को sugar में बदल देता है। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move food regulated manner along the digestive tube so that it can process properly in each part. The lining of canal has contract rhythmically in order to push, जिसको क्या बोला था, peristaltic movement. तो from the mouth food कहाँ enter कर जाता है, taken to the stomach. From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular wall of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juice. The digestion in stomach is taken care by the gastric gland. बता दिए थे present कहाँ पे होता है, on the walls of the stomach. These release hydrochloric acid, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको पेप्सिन कहा जाता है, एंड म्यूकस। याद रहेगा तीन चीज। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, क्यों जरूरी है ये, विच फैसिलेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एसिडिक मीडियम रहेगा तभी पेप्सिन काम करेगा। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक सर्व बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या मारता, बैक्टीरिया से वो किल करता। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the, समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। We have often heard, देखो, adult complaining about acidity. एसिडिटी होता नहीं होता, कैन यू रिलेट दिस, जब ज्यादा एसिडिटी जो होता है हमारे पेट में। देखो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक, देखो हमारा जो स्टोमक
तो यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स होता है। ये थोड़ा थोड़ा फूड को जाने देता है, बहुत सारा फूड को जाने नहीं देगा, थोड़ा सा फूड जाएगा, इसका डाइजेशन कंप्लीट होगा, फिर थोड़ा अमाउंट को भेजेगा, वही लिखा गया। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़े थोड़े अमाउंट में फूड को भेजता है कौन, स्फिंक्टर मसल। कहाँ से, स्टोमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर सारा भेज देगा तो एक तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, फिर हमको तुरंत तुरंत भूख लगेगी। From the stomach, the food now enter the small intestine. This is the largest part of the alimentary canal. हमारे alimentary canal का सबसे largest part कौन है, small intestine। देखो देखो ध्यान से, the length of small intestine differs in various animal depending on the food they eat। जो herbivores है, herbivores ग्रास खाता है, ग्रास में सेलुलोज होता है, उसको पचाने लंबा चाहिए, तो उसका इससे वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, सेलुलोज। घास नरम होता है, बहुत सारा घास हार्ड होता है ना। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन अलाउ द सेलुलोज टू डाइजेस्ट, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो ये रिसीव करता है, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। बता दिए थे यहीं से, ऐसे मान लो लीवर है ना, इस तरह लीवर है, यहाँ से गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ और यहीं से पेनक्रियाज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, रिसीव करता है सिक्रीशन लीवर से और पेनक्रियाज से फॉर दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। क्या है ये, एसिडिक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा वो एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, वहां पे बेसिक मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए, टू बी अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। देखो जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, लेकिन पेनक्रियाटिक जूस है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, समझ गए। तो बाइल जूस मीडियम को अल्कलाइन बनाते हैं। अल्कलाइन उसमें बेस होता है, कैसे बनाएगा, किसी चीज में बेस डाल देते, बेसिक हो गया, बेसिक मतलब अल्कलाइन। पेट में भी बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes this in addition to acting on fats। बाइल जूस पहले अल्कलाइन बना देता है और फैट्स पे भी काम करता है। फैट्स आर present in the small intestine in the form of large globules which make it difficult for enzymes so act on them। bile salt break them down into smaller globules। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटा छोटा बना देता है कौन, बाइल जूस। बाइल जूस, जैसे बाइल जूस क्या करता है, ये फैट्स का बड़ा बड़ा मान लो मॉलिक्यूल, फैट्स का क्या है, बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल है। इस बड़े बड़े ग्लोब्यूल को क्या करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है कौन, बाइल जूस। तब इसे एंजाइम काम कर पाएगा, नहीं तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। समझ गए बात। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन देम इनटू स्मॉलर globules increasing the efficiency of enzymes। this is smaller to emulsifying action of soap on dirt। the pancreas secretes pancreatic juice। pancreatic juice में तो क्या क्या रहता है, which contains enzymes like trypsin for the digestion of protein and lipase for breaking। पेप्सिन सिर्फ स्टोमक में करता हूँ, हाफ डाइजेस्ट, पूरा डाइजेशन नहीं होता, ट्रिप्सिन पूरा खत्म कर देता है। हाँ, लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट। अब हमारे स्टोमक के वॉल में बहुत सारा ग्लैंड्स होता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। क्या छोड़ता है ये, इंटेस्टाइनल जूस छोड़ता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरोल। बात आया समझ में, फैटी एसिड को ग्लाइसेरोल में तोड़ देता है। जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे विलाई होता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels. हर एक villi में क्या रहता है, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स जुड़ा रहता है. क्या जुड़ा रहता है, ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स है तो फूड इसके कांटेक्ट में आएगा, ये बहुत सारा फूड इसके कांटेक्ट में आया, सारे फूड को अब्जॉर्ब करके कहाँ लेके चला गया, ब्लड में लेके चला गया. ब्लड वेसल्स. कोई चीज अब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया तो ब्लड में गया सारा फूड, हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन आई इंटर कर जाता है ब्लड में. जैसे एक चना को पानी में रखते हैं, सारा पानी कहाँ इंटर कर जाता है, चना में इंटर कर जाता है. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for the obtaining energy. तो यहाँ से डाइजेशन का काम खत्म, न्यूट्रिशन खत्म. अब आगे जो स्टार्ट होगा वो, ये फूड चला गया, यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू. द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, समझ गए, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के वॉल में विलाई होता है. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. और इस प्रोसेस क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन खत्म.